नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टाटा सन्स के साथ एयर इंडिया के सौदे की रिपोर्ट्स को केंद्र सरकार ने खारिज किया है। DIPAM के सचिव ने एक ट्वीट कर कहा, एयर इंडिया के विनिवेश से जुड़े वित्तीय निविदा को भारत सरकार से मंजूरी मिलने की खबर गलत है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि जब इस पर कोई फैसला लिया जाएगा, मीडिया को इसकी जानकारी दी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज प्रधानमंत्री मोदी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। सीएम बनने के बाद चन्नी की प्रधानमंत्री के साथ ये पहली मुलाकात है। चन्नी ने मुलाकात के बाद कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ गतिरोध का समाधान खोजने में मदद के लिए कहा। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कहा कि उनके बीते दिनों के बयानों से लगता है कि वो किसी तरह के दबाव में हैं। कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर चुके कैप्टन को रावत ने कहा कि वो एक बार फिर अपनी बातों पर विचार करें और पंजाब विरोधी बीजेपी के साथ देने से बचें। रावत ने कहा कि कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का कभी अपमान नहीं किया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कहा कि उनका मानना था कि उन्हें किसी से सलाह की आवश्यकता नहीं है, जिसमें उनके अपने विधायक और मंत्री और पार्टी नेतृत्व शामिल है। हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अपने फार्म हाउस से ही राज्य और पार्टी को नियंत्रित कर रहे थे और किसी के द्वारा दिए गए सुझावों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। रावत ने कहा कि पूरे राज्य में एक आम धारणा थी कि कैप्टन और बादल एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और उनकी एक आपसी समझ है। रावत ने कहा कि मैंने हमेशा विनम्रता पूर्वक उन्हें हमारे चुनावी वादों पर कार्रवाई शुरू करने का सुझाव दिया था। मैंने कैप्टन साहब से इन मुद्दों पर कम से कम 5 बार चर्चा की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों को सुप्रीम कोर्ट से लगातार दूसरे दिन झटका लगा है। इसने शुक्रवार को किसानों से कहा कि उन्होंने पूरे शहर का गला घोंट दिया है और अब शहर के अंदर आना चाहते हैं। अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब किसान संघों की जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने महीने से दिल्ली के आसपास सड़कों और राजमार्गों को जाम करने वाले प्रदर्शनकारी किसानों को फटकार लगाई। याचिका किसान महापंचायत नाम के एक समूह द्वारा दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस खानविलकर ने कहा, आप यात्रा कर रहे सुरक्षा कर्मियों को रोक रहे हैं, आपने ट्रेनों को अवरुद्ध किया, आपने राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया, आपको अनुमति कैसे दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसानों को सड़क अवरुद्ध करने को लेकर फटकार लगाने पर याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया, राजमार्गों को पुलिस ने अवरुद्ध कर दिया है, हमें पुलिस ने हिरासत में लिया है, हम जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध करना चाहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप याचिका दायर करने के बाद विरोध जारी नहीं रख सकते, आपने राजमार्गों और ट्रेनों को अवरुद्ध कर दिया है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा, आप राजमार्गों को अवरुद्ध करते हैं और फिर कहते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण है। नागरिकों को भी घूमने का अधिकार है, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आप सुरक्षा को भी प्रभावित कर रहे हैं, आपने सुरक्षा कर्मियों को भी रोका है। इससे पहले गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। इसने कहा था कि हाईवे को कैसे बंद किया जा सकता है और यह हमेशा के लिए किया जा रहा है, ये कब समाप्त होगा? जिन मलयालम पत्रकार सिद्दीक कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 साल से जेल में बंद रखा है, उनका आखिर गुनाह क्या है? 1 साल में पुलिस आखिर क्या साबित कर पाई? इसकी मिसाल चार्जशीट में देखी जा सकती है। यूपी STF की 5000 पन्नों की चार्जशीट में कप्पन द्वारा मलयालम मीडिया में लिखे गए उन 36 लेखों का हवाला दिया गया है जो कोरोना संकट के बीच निजामुद्दीन मरकज, CA के खिलाफ प्रदर्शन, उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा, अयोध्या में राम मंदिर और राजद्रोह केस में जेल में बंद शर्जील इमाम के आरोप पत्रों को लेकर लिखे गए हैं। चार्जशीट में किस तरह के आरोप लगाए गए हैं उसका एक नमूना वह भी है जिसमें उनके एक लेख की कुछ लाइनों का जिक्र है। इन लेखों में से एक, जिसे AMU में CA के विरोध के दौरान लिखा गया था, का उल्लेख करते हुए नोट में कहा गया है, लेखन में उन मुसलमानों को पीड़ितों के रूप में पेश किया गया है जिन्हें पुलिस ने पीटा था और जिन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया था। लेखन से साफ है कि ये मुसलमानों को भड़काने के लिए किया गया है। ये वही सिद्दीक कप्पन हैं जिन्हें पिछले साल 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस में जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। चीन की ओर से लगातार भड़काऊ कार्रवाइयों और बयानों के बाद भारत ने चीन को दो टूक जवाब दिया। ऐसे समय में जब लग रहा था कि दोनों देशों के बीच गर्माहट खत्म हो रही है, एक बार फिर इनके बीच तनाव बढ़ सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कड़े शब्दों में बीजिंग को फटकार लगाते हुए कहा कि चीनी सेना ने भारत चीन सीमा पर स्थिति को बदलने के लिए एक तरफा और उकसावे वाली कार्रवाइयां की हैं, जिससे तनाव बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सैनिकों और साजो सामान का बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा कर रखा है, मजबूरन भारत को भी ऐसा करना पड़ा है।
सरकार का शीर्ष थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में एक जिला अस्पताल में प्रति 1 लाख की आबादी पर औसतन 24 बेड हैं। इसमें बिहार में सबसे कम 6 बेड हैं और पुडुचेरी में सबसे अधिक 222 बिस्तर हैं। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक 2012 दिशा निर्देश जिला अस्पतालों को प्रति 1 लाख आबादी पर कम से कम 22 बिस्तर बनाए रखने की सलाह देते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक जिला अस्पताल में बिस्तरों की औसत संख्या प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 22 बिस्तरों से भी कम थी, जिसमें बिहार में केवल 6 बिस्तर, झारखंड में 9 बिस्तर, तेलंगाना में 10, उत्तर प्रदेश में 13, हरियाणा में 13, महाराष्ट्र में 14, गुजरात में 19 बेड हैं। देश में अभी केवल 25% आबादी को ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, जबकि 69% लोगों को एक डोज लगी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे अधिक वैक्सीन डोज पाने वाले राज्यों में से हैं। हालांकि यहां इसके बावजूद भी अभी तक 60% आबादी को दोनों खुराक नहीं लग पाई हैं। जनसंख्या के हिसाब से यूपी में केवल 13.8% आबादी को ही दोनों डोज लग पाई हैं, जबकि 58% आबादी को कम से कम एक डोज लगाई जा चुकी है। यहाँ जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम डोज लगाई गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है, जिससे तेल के दाम ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल में 25 पैसे प्रति लीटर तो डीजल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिससे पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 101 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 90 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर और डीजल 97 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।